युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डोनेस्क में यूक्रेन की ट्रेन पर हमला हुआ है। हथियार ले जाने वाली ट्रेन तबाह हो गई है। रूसी हमले में नेटो के हथियार नष्ट हो गए हैं। कुपियांस्क में 20 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। क्या अगले 12 घंटे में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है? क्या इजरायली धरती को रईसी एटमी प्रहार से दहला सकते हैं, या फिर 79 साल बाद फिर से जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? इनके पीछे की वजह क्या है? ईरान के एक सांसद का सनसनीखेज बयान सामने आया है। वो ये कि आधे दिन में ईरान एटमी विनाश तैयार कर सकता है, और शायद इसी बयान के बाद इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के होश फाख्ता हो गए हैं। फौरन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने जंगबाजों की तैनाती कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान पर अमेरिका इजराइल एक साथ मिलकर धावा बोलेंगे, या फिर ईरान अपने परमाणु बम से रेगिस्तान को थर्रा देगा? देखिए इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल। ईरान इजराइल जंग का विस्तार हो चुका है। वार पलटवार के लिए विध्वंसक हथियारों की तैनाती भी की जा चुकी है, और इसी के साथ ही रेगिस्तान में महायुद्ध की मुनादी भी हो चुकी है। यकीन मानिए, अब किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में प्रचंड जंग की चिंगारी भड़क सकती है। वो भी बम गोला बारूद वाली नहीं, बल्कि एटमी विनाशकों वाली, क्योंकि इजराइल से तनाव के बीच ईरान से फिर न्यूक्लियर वार्निंग सामने आई है। वो ये कि महज 12 घंटे में ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। 12 घंटे बाद ईरान पहले एटमी वॉरहेड का टेस्ट कर सकता है। इससे पहले ईरान ने 7 दिन में एटम बम बनाने का दावा किया था। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। नाम है जावेद करीमी, जो न सिर्फ ईरान के सांसद हैं बल्कि ईरान की न्यूक्लियर कमेटी के सदस्य भी हैं। और जावेद करीमी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि अगले 1 सप्ताह के भीतर ईरान न सिर्फ एटम बम बनाएगा बल्कि उसका टेस्ट भी करेगा। और अब वही जावेद करीमी महज आधे दिन में परमाणु बम को तैयार करने का खुलेआम दावा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईरानी सांसद जावेद करीमी की तरफ से किया गया दावा हवा हवाई है, या फिर वाकई ईरान को एटम बम बनाने का पुख्ता फॉर्मूला मिल चुका है? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फरवरी महीने में ईरान ने यूरेनियम को 84% प्योरिटी तक प्रोसेस किया, जबकि एटम बम के लिए 90% प्योरिटी प्रोसेस्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर ईरानी साइंटिस्ट ने यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लिया तो ईरान इस यूरेनियम से एक साथ 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है। अब ईरान ये दावा कर रहा है कि अगले 12 घंटे में वो यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लेगा, और इसके साथ ही ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाएगा, जिसका मतलब अरब में एटमी हथियारों से महाविस्फोट।
दरअसल इजराइल से तनातनी के बीच जिस तरह ईरानी प्रेसिडेंट रईसी एक्शन मोड में आए, जिस तरह वो पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे, तेहरान में नॉर्थ कोरियाई डेलीगेशन से मुलाकात की और आज ईरान के रक्षा मंत्री चीन के डेलीगेशन से कजाकिस्तान में मिले, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या फिर चीन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम में जरूर मदद की होगी, क्योंकि ये तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं। जहां एक तरफ ईरान का एटमी फितूर अरब में खलबली मचाए हुए है, तो वहीं ईरान की न्यूक्लियर तैयारी के बीच ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अपने बारूदी जलजले से खलबली मचा दी है। इजराइल अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। और इस बार जो ईरान समर्थित संगठन सुपर एक्टिव हैं, वो यमन के हूती विद्रोही हैं, जिन्होंने लाल सागर से इजराइल तक के इलाके को बारूद से पाट दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 1, यमन में अमेरिकी वायुसेना का फाइटर जेट मार गिराया। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 2, लाल सागर में ब्रिटेन के कार्गो शिप पर मिसाइलें दागी। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 3, इजराइल के इलाट इलाके में ड्रोन मिसाइलों से हमला। रेड सी में हूती लड़ाकों का बारूदी गदर इतना भयावह था कि हूती के हमलों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के दर्जनों जहाजों ने लाल सागर छोड़ दिया। हालांकि हूती के अटैक का पलटवार करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की, मगर एक साथ डबल फ्रंट पर घिरता अमेरिका भी सहम गया। और अब खबर सामने आ रही है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने आसमानी जंगबाजों की पूरी स्क्वाड्रन को उतार दिया है। ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग और हूती के बारूदी ट्रेलर के बाद यूएस एयरफोर्स ने अपने जंगबाजों की तैनाती फौरन मिडिल ईस्ट में की, वो भी 2 अलग अलग ठिकानों पर। मसलन इटली में मौजूद नेटो के एवियानो एयरबेस पर तैनात F-16 फॉल्कन लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और एवियानो एयरबेस से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लैंडिंग की। इतना ही नहीं, अमेरिकी F-16 फाइटर जेट की एक टुकड़ी सऊदी में डिप्लॉय की गई, तो वहीं F-16 लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन कतर के एमीरी नेवल बेस पर भेजी गई, जो कि नेटो के एवियानो एयरबेस से करीब 4150 किलोमीटर दूर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-16 की दस्तक, बाइडेन का कोई मामूली दाव नहीं है। सऊदी और कतर के बेस पर F-16 की तैनाती के साथ ही अमेरिका ने एक साथ 2 मोर्चों पर बढ़त हासिल कर ली है। सऊदी अरब के इस बेस से आप देखिए वो क्या क्या डोमिनेट करते हैं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, क्योंकि जॉर्डन यहां पर है, वहां पर आप देख रहे हैं इजराइल, इराक आपके सामने, ईरान आपके सामने, यमन। बेसिकली जो ताकत F-16 की इस्तेमाल होगी वो होगी यमन के लिए। यमन इसलिए क्योंकि हूती के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो अभी तक बहुत एक्सपेंसिव मैन्यूवरिंग जो है वो हमें देखने को मिली है, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब रेड सी का दायरा जो है उसको बढ़ाया जाए। सऊदी अरब का ये वो एयरबेस है जिसकी पहले परमिशन नहीं दी गई थी, और इस एयरबेस से F-16 जो है किन एरियाज को डोमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले वो ईरान को डोमिनेट करेंगे, फिर यमन को डोमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलाके हैं ये उनकी प्रेजेंस से ही दहशत में आ सकते हैं, और यही F-16 की ताकत है जो पिछले 45 साल से अमेरिका की सर्विसेज में है।
मतलब ये कि सऊदी अरब के सुल्तान प्रिंस एयर बेस और कतर के अमीरी नेवल बेस से अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त यमन और ईरान पर एक साथ धावा बोल सकता है। यानी अब तक जो रणनीति ईरानी प्रेसिडेंट रईसी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करते आ रहे थे, अब उसी युद्ध नीति के जरिए बाइडेन ईरान और यमन को एक साथ चित्त करने की तैयारी कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि बाइडेन के इस दांव का जवाब ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन कैसे देते हैं, क्योंकि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो मुमकिन है जल्द ही उसका टेस्ट करेगा या फिर एटमी वॉरहेड का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ भी कर सकता है। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि ईरान परमाणु बम बनाए उससे पहले ही बाइडेन के जंगबाज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर यह कि स्पेन से यूक्रेन को जल्द पेट्रियट की सप्लाई होगी। 30 जून तक हथियार के पैकेज का ऐलान होगा। यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक भी देगा स्पेन से यूक्रेन को A4 टैंक भी मिलेंगे। लाल सागर सुलग रहा है। ब्लैक सी और बाल्टिक सी में बारूदी बारिश होती रहती है। अब एक और सागर उबलने वाला है। भूमध्य सागर में रूस ने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अब यूरोप में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने के आसार बढ़ गए हैं। आखिर यूक्रेन के बाद कौन से देश रूस के टारगेट पर आ गए हैं? आखिर क्यों रूस को काले सागर से युद्धपोत हटाकर भूमध्य सागर भेजने पड़े? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए। तबाही की एक और किश्त शुरू होने वाली है। और इस बार धधकेगा भूमध्य सागर। क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि हर एक वो देश उनके निशाने पर है जो यूक्रेन का मददगार है। ऐसे में 5 देश सबसे पहले टारगेट है। एस्टोनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों के अलावा पुतिन ने बाल्टिक देशों और नॉर्डिक देशों को भी निशाने पर लिया है। यानी पूरे यूरोप में तबाही का तूफान आने वाला है। कुछ दिनों में अमेरिका से हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच जाएगी और इसके अलावा कई नेटो देश भी हथियार भेज रहे हैं। इस बीच फ्रांस एस्टोनिया सैनिक दस्ता यूक्रेन भेजने की तैयारी में है, जबकि ब्रिटेन और पोलैंड भी सैनिक भेजने वाले हैं। जबकि अमेरिका इंजीनियरिंग कोर के ऑफिसर्स को यूक्रेन भेज रहा है, जिससे हाईटेक हथियार चलाने में परेशानी ना हो। अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देश यूक्रेन को फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी में है। जाहिर है ऐसे में रूस तमतमा रहा है। अब पुतिन बदला लेने के लिए उतावले हैं, जिससे एक साथ 4 समंदर में तबाही का जलजला आ सकता है।
काले सागर में पहले से ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट तैनात है, जिसने रूट ब्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा बाल्टिक सी में भी रूस ने युद्धपोत और सबमरीन लगाकर बाल्टिक देशों के अलावा स्वीडन, फिनलैंड को निशाने पर लिया हुआ है। उधर भूमध्य सागर में युद्धपोत उतारने की तैयारी है, जिससे फ्रांस, ब्रिटेन के मंसूबे पर लगाम लगाई जा सके। जबकि अमेरिका से बदला लेने के लिए लाल सागर में टास्क फोर्स के सामने रूस ने युद्धपोत लगा दिया है। इस वक्त भूमध्य सागर के उबलने के पूरे आसार हैं, जिसमें रूस कभी भी फ्रांस पर हमला कर सकता है। क्यों, ये समझिए। पहली वजह है, फ्रांस ने ही यूक्रेन में सबसे पहले सैनिक भेजने का फैसला किया। इसके अलावा मैक्रो ने यूक्रेन का दौरा करके रूस से सीधे टक्कर के इरादे जता दिए। इसके अलावा फ्रांस ने यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने के लिए अपनी सहमति जता दी है। चौथी वजह है, रूस को रोकने के लिए मैक्रो पूरे यूरोप को जंग में उतारने के लिए कह रहे हैं। रूस और फ्रांस के बीच पिछले 2 महीने से तनातनी चल रही है। यूक्रेन को सैनिक और हथियार देने के फैसले के बाद रूस और फ्रांस आमने सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने बयान देकर पुतिन का पारा बढ़ा दिया। मैक्रो ने कहा था, रूस को रोकने अगर यूरोप एकजुट नहीं हुआ तो यूरोप का अंत तय है। दरअसल मैक्रो जानते हैं कि उनका बयान यूरोपीय देशों के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, यानी खौफ दिखाकर सभी को एकजुट करने के एजेंडे पर मैक्रो काम कर रहे हैं, जिसके बाद रूस पर एक साथ हमला किया जा सके। लेकिन पुतिन इस चाल को समझ चुके हैं। अगर फ्रांस अपने मंसूबे में कामयाब हो उससे पहले ही क्रेमलिन ने इतनी जबरदस्त रणनीति तैयार की है, जिसकी आगे फ्रांस का टेक पाना मुश्किल लग रहा है। रूस के टारगेट पर फ्रांस और ब्रिटेन है। इसके लिए रूस ने ब्लैक सी से 7 युद्धपोत भूमध्य सागर भेज दिए हैं, जिसके जरिए फ्रांस की घेराबंदी कर ली है और ब्रिटेन भी निशाने पर है। रूस के 3 युद्धपोत कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस हैं। एक युद्धपोत पर 20 क्रूज मिसाइल तैनात हैं, जबकि 4 युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइल लगे हैं। आर्कटिक से 3 सबमरीन भूमध्य सागर भेजी गई हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस के एकदम पास तैनात कर दी गई है। बाकी 2 सबमरीन से काले सागर तक पेट्रोलिंग की जाएगी। रूस के मंसूबे को देखकर पलटवार के लिए फ्रांस ने सीक्रेट मिलिट्री कैंप बनाए हैं। भूमध्य सागर में रूस की इतनी बड़ी तैयारी से साफ है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद इस समुद्री इलाके तक कभी भी रूस के युद्धपोत नहीं पहुंचे। फ्रांस ने खतरा भांप लिया है। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस ने बड़ी तादाद में मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। फ्रांस के बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अकेले पेरिस में ही 18,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा 45,000 पुलिसकर्मी शहर की निगरानी में जुटे हैं। फ्रांस में 2 महीने बाद ओलंपिक होने हैं। ऐसे में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर इस बीच रूस से टकराव बढ़ता है तो युद्ध की प्रबल आशंका है। यानी फ्रांस के लिए मुसीबत का वक्त आ चुका है। अब उसे तय करना है कि ओलंपिक को देखते हुए टकराव टालना है या फिर यूक्रेन की सहायता करते हुए रूस से टकराना है। फ्रांस ने जहां यूक्रेन में मर्सिनरी भेजे हैं, वहीं डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए हैं। इसी तरह अमेरिका ने पैट्रियट और थार्ड लगाया है। वहीं मुकाबले के लिए रूस ने S-400, S-500 को उतार दिया है। इसके अलावा रूस की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन में लगातार विदेशी सैनिक लड़ रहे हैं,
एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के 2,960 सैनिक पहुंचे थे, जिनमें से 1,497 मारे गए, जबकि जॉर्जिया से 1,042 यूक्रेन पहुंचे थे, जिनमें से 561 मारे गए। अमेरिका से 1,113 पहुंचे, जिनमें से 491 मारे जा चुके हैं। कनाडा से 1,005 सैनिक पहुंचने का दावा किया गया है, जिनमें से 422 मारे गए, जबकि ब्रिटेन से 822 सैनिक पहुंचे, जिनमें से 360 मारे गए। रोमानिया से 784 में से 349 मारे गए, जबकि जर्मनी से 235 लड़ाके पहुंचे थे, जिनमें से 88 मारे जा चुके हैं। यानी रूस के पास विदेशी लड़ाकों की पूरी लिस्ट है, इसलिए रूस चुन चुनकर उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं, और इनमें उसने 2 नाम चुन लिए हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। और अमेरिका के लिए रूस ने मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ मिलकर रणनीति बना ली है, जिसके बाद यूरोप से लेकर अरब तक महाविध्वंसक युद्ध शुरू होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।